दोनों चीजें हो गई थी। तो अब बात करते हैं हम लोग सस्पेंडेड बॉल सिस्टम के लिए। तो सस्पेंडेड बॉल सिस्टम में किस तरीके से हम लोग देखते हैं वो देखिए। जैसे हमारे पास एल लेंथ का स्ट्रिंग है और दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं जिस पर मास एम का है, और अगर चार्ज देंगे क्यू का, तो क्या रिपल्सन की वजह से रिपल्सन लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। एफ ई का फोर्स इस तरफ आएगा, एम जी का वेट डाउनवर्ड, और टेंशन इन द थ्रेड यहां पर आ जाएगा। और ये हमने एज्यूम किया कुछ डिस्टेंस है आर की, और वर्टिकल से जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो थीटा और थीटा। ये डायग्राम आपको दिखाने के लिए केवल ऐसा दिख रहा है कि नहीं, कुछ ये एंगल थीटा की वैल्यू 45-30 के आसपास आ रही है, वैसे ये 5 डिग्री 7 डिग्री 9 डिग्री के आसपास ऐसा रहता है, क्योंकि इतना बड़ा भी फोर्स नहीं है कि ये बहुत ज्यादा दूर खींच के इसको ले जाए। तो इस स्टेज पे ये क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया। इक्विलिब्रियम पे आने का मतलब हम लोग ये जानते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट्स पर जो फोर्सेस होने चाहिए वो बैलेंस्ड होने चाहिए। तो बैलेंस के लिए क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स देखो, ये क्या आ जाएगा, टी कॉस थीटा, इधर आ जाएगा टी साइन थीटा। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस बैलेंस करेंगे, कितना आ जाएगा, टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई, और एफ ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन 1 आ गया। वर्टिकल में अगर फोर्सेस देखो तो आ जाएगा टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो अब इसी पर बेस्ड हमसे पूछा जाए कि आप टेंशन इन द थ्रेड बताइए, तो दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो टेंशन कितना आ जाएगा, एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। अरे स्क्वायर करके ऐड करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और टी कॉमन लेके ये अंडर रूट। कितना वर्टिकल से एंगल सबटेंड कर रहा है वो कितना होगा, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ई अपॉन एम जी। बताइए जरा थीटा की वैल्यू कितनी होगी, tan थीटा। ये एल लेंथ का स्ट्रिंग है, ये आर हो गया, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, r/2। तो अगर थीटा स्मॉल होता है तो हम लोग tan थीटा को इस ट्रायंगल के लिए साइन थीटा के इक्विवेलेंट ले सकते हैं। कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कम होगी। तो जरा देखो साइन थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे, अरे r/2/l इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी, यहां पर आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी। बात समझ में आई क्या लिखा गया वो ट्रायंगल में। और इससे आपका एक रिजल्ट निकल के आ जाएगा, आर क्यूब इक्वल टू 2k² एल बाई एम जी। ये हो गया कांस्टेंट, यानी आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इस पर बेस क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर एल लेंथ का स्ट्रिंग है तो आर डिस्टेंस पर इक्विलिब्रियम आ रहा है, L/2 लेंथ पर अगर क्लैम्प कर दिया जाता है तो नई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो यहां से R1/R2 इक्वल टू L1/L2 करेंगे तो रिजल्ट आपका पता हो जाएगा। बोलो भाई बात समझ में आई ना ये। अब अगर इसी को किसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे ले जा रहे हैं जहां पर जी की वैल्यू क्या है, 0। अब जी 0 हो जाएगा तो क्या एम जी वाला फोर्स तो खत्म हो गया, तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, केवल एम जी गायब हो गया, तो एफ ई का रिपल्सन लगते 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 ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। तो यहां पर टेंशन इन द थ्रेड, और ये आ गया आपका एफ ई, और ये एंगल कितना बनेगा, 180 का। तो जरा देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या हम लिख सकते हैं, टी इक्वल टू एफ ई, और ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल एल 2l²। मून पर ले जा रहे हैं तो मून पर एक्सेलरेशन कितना होता है, g/6। बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चंस को अगर फ्रेम किया जाए मून पे ले जाके या आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे या इस तरीके से, तो आपको क्या क्या चेंजेस इस पर करने, क्या फंडामेंटल और क्या चेंजेस करने उसको देखना है। अगर इस पूरे अपरेटस को हमने क्या किया, वाटर टैंक के अंदर डिप कर दिया, तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं लेकिन पूरा बेसिक आप समझिए कि क्या क्या चीजें चेंज होंगी। अगर इसको हमने वाटर टैंक के अंदर डिप कर दिया तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। चलो अलग से डायग्राम बनाते हैं तो कंपैरिजन हो जाएगा। हाँ भाई बोलो क्या क्या चेंजेस आएंगे। ये लिक्विड है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर। एमजी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, वो तो वही रहेगा। टेंशन इन द थ्रेड होगा। क्या ये नया फोर्स एफ ई जो आएगा, एफ ई प्राइम,
ये पुराने वाले फोर्स का कितना हो जाएगा? आपको बताया था एयर में जो फोर्स है और मीडियम में लिखते हैं, तो मीडियम पे कैसे लिखते हैं? एफ ई प्राइम इक्वल टू एफ ई अपॉन एप्सिलॉन आर। याद आया कुछ? यानी ये एक फोर्स चेंज हो गया। दूसरा बॉयंसी फोर्स आ जाएगा यहाँ पर। तो बॉयंसी फोर्स किस तरफ लगेगा? अपवर्ड। यानी इसको हम बोलेंगे एफ एफ, ये होता है वी रो जी, वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय द सॉलिड, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और जी हो गया ये। यानी अब हमारे पास ये थीटा हो गया, यहां से थीटा हो गया। क्या मैथ्स के फिजिक्स के हिसाब से बात करें तो इतनी बातें ओवर हो गई। मैथ्स के हिसाब से बात करें तो केवल इसके कंपोनेंट लेने, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस को बराबर करके आगे सॉल्व करना है। अरे करना है ना? तो कभी इस तरीके की चीजें आ जाए तो उसमें घबराना नहीं है, आप ये चेंजेस लाके कर सकते हैं। और क्या मॉडिफाई इस पे किया जा सकता है? ऐसा हो सकता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन फ्रेम किया जाए और ये M1 है, ये M2 है, और ये अल्फा और ये बीटा। इस पर और यहाँ पर है Q2। तो आपको ये बताना है डायग्राम देख के कि कौन किसका M1 या M2। तो M1 इक्वल टू M2 हो सकता है, या M1 ग्रेटर देन M2 हो सकता है, या M1 इज लेस देन M2 हो सकता है। बोलो। M1 ग्रेटर हो जाएगा। हैवियर मास होगा तो कम डेविएट होगा या कम डिफ्लेक्ट होगा, ऐसा बोल सकते हैं कुछ इस तरीके का। ये मास ज्यादा है तो ये कम गया और ये थोड़ा दूर चला गया, तो इसका जो वर्टिकल से एंगल बनेगा वो कम बनेगा। ठीक है भाई, ये हो गया। इससे हमें पता चल गया कि बीटा की जो वैल्यू है वो अल्फा से ग्रेटर है। ठीक, अब चार्ज पर अगर हमें कमेंट करनी कि चार्ज पर क्या बोल सकते हैं? Q1 इज ग्रेटर देन Q2, इक्वल टू Q2, और Q1 इज लेस देन Q2। कौन सा होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? ये नंबर दे देते हैं इसको। बोलो। थर्ड नंबर। और कुछ भी हो सकता है इसमें तीनों में। चार्ज पर कोई वैल्यू नहीं, बिकॉज जो फोर्स आता है इलेक्ट्रिक फोर्स K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आ रहा है। इस पे भी लग रहा है और इस पर लग रहा है। और मास की बात करें तो मास केवल इंडिविजुअल इनका ही हो गया ना। तो चार्ज की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, दोनों का जो रिजल्ट आता है वो कंपनसेट कर देता है। इस वजह से हम चार्ज पर बात नहीं कर सकते। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यानी थ्योरेटिकल अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो इतना लंबा चौड़ा बना दिया जाए, ऐसे ये ऑप्शन लिख दिया जाए, तो उसमें घबराना नहीं है। थ्योरी के हिसाब से देखो, पहले मास और उसके बाद एंगल, चार्ज पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये है सस्पेंडेड बॉल सिस्टम का ये सारा कुछ। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एसएचएम, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को यूज करके। तो एसएचएम के लिए एसएचएम की कुछ बातें डिटेल में तो नहीं, लेकिन हमें ये पता है रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इससे पहले क्या होना चाहिए? स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तब हम एसएचएम की बात कर पाएंगे। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। यहां पर F इक्वल टू हम लिखेंगे KX, और T कितना आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट M अपॉन K। ये तो हो गया एसएचएम का। इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना हो तो हमें पता है कि भाई इस तरीके से कुछ समझते हैं कि तीन ऑब्जेक्ट्स हैं इस तरीके से रखे हुए हैं। क्या यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन हो गया mg, इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है और ये भी इक्विलिब्रियम है। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए क्या करते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको डिस्प्लेस करते हैं। डिस्प्लेस किया, वापस ये यहाँ पर आ जाएगा तो स्टेबल हो गया। डिस्प्लेस किया, अनस्टेबल, और ये क्या हो जाएगा? कहीं भी रख दो वैसे ही रखा रहेगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यानी इसको हमें और इसको नहीं डिस्कस करना है, इस चीज को देखना है, और इस पर हम एसएचएम की बात करेंगे। अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में किस तरीके से प्रॉब्लम को फ्रेम किया जा रहा है। तो जैसे हमारे पास है ये कैपिटल क्यू, और यहां पर प्लस क्यू का चार्ज, कैपिटल क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू का चार्ज। जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्वेश्चंस फ्रेम होने की एसएचएम पर,
वो देखते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले को, कैसा इक्विलिब्रियम है ये। पहली बात ये बताओ कि ये जो चार्ज मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, क्या ये इक्विलिब्रियम पे है? हर एक जगह पर है इक्विलिब्रियम पे, मिड पॉइंट पे। अब ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, तो हमने इसको क्या किया, डिस्प्लेस किया। पहले तो बाइसेक्टर के अलोंग इसे डिस्प्लेस करते हैं एक्स का, या तो एक्सियल पोजीशन के अलोंग डिस्प्लेस करेंगे या फिर बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर के अलोंग डिस्प्लेस किया, तो क्या इसकी वजह से यहां पर फोर्स लगेगा और इस वाले की वजह से फोर्स इधर लगेगा, और दोनों का रिजल्टेंट किधर आ जाएगा इस। क्या ये नेट फोर्स अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन लग रहा है, मींस ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, अनस्टेबल, और इसे हमें नहीं डिस्कस करना है। यहां पर आ गए, अगर इसको यहां पर डिस्प्लेस कर रहे हैं ऐसे एक्स का, अब देखो जरा, क्या ये इसे अट्रैक्ट करेगा? इधर भी देखो तो ये भी इसे अट्रैक्ट करेगा। नेट फोर्स किधर आ रहा है, यहाँ पे। ये आते आते वेलोसिटी आ जाएगी, फिर इधर भागना चाहेगा। इधर फोर्सेस का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, उल्टा, नेट इधर। यानी ये बाउंडेड हो गया, फोर्सेस का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। तो इनिशियल स्टेज पे ये तो बोल सकते हैं कि भाई ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो एसएचएम होने के चांसेस हैं। एसएचएम होना ही है, उसके लिए क्या होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एसएचएम नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, पीरियोडिक होगा, ऑसिलेटरी होगा। ठीक है, एसएचएम के लिए वो कंडीशन आ जाएगी, तो ये वाला इसको हमें डिस्कस करना है। यहां पर आते हैं, अगर चलो इसको पहले देखते हैं, यहां से डिस्प्लेस कर दें एक्स का। अब इसकी न्यू पोजीशन यहां पर आ गई। देखो जरा, इस वाले की वजह से इसको 1 देते हैं, इसको 2। फर्स्ट वाले ने इसको रिपेल किया F1 से, सेकंड वाले ने इसको रिपेल किया F2 से। कौन सा ग्रेटर होगा फोर्स, F1 या F2? F2 इज ग्रेटर देन F1, मींस नेट फोर्स इधर लगेगा, यानी पार्टिकल वापस से इधर आएगा। कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबल। और यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे एसएचएम। यहां देखो, इसको डिस्प्लेस किया 1 2, 1 वाले ने क्या किया, इसको अट्रैक्ट किया F1 से, 2 वाले ने इसे क्या किया, अट्रैक्ट किया F2 से। कौन सा फोर्स ग्रेटर है, F2 इज ग्रेटर देन F1। ये बात समझ में आ रही है, कैसे लिखा, डिस्टेंस कैसे, डिस्टेंस कम हो गई, फोर्स ग्रेटर हो गया। क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो हमें केवल और केवल डिस्टेंस की बात करनी। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ, इसकी बात नहीं करेंगे। तो जो दो आइडेंटिफाई करे हुए, उन पर हम लोग एसएचएम की बात करते हैं कि एसएचएम होगा कि नहीं होगा और कब नहीं होगा। ये तो केसेस ही हो गए। तो सबसे पहला, इनके बीच का डिस्टेंस 2r ले लिया गया, तो ये r हो जाएगा, ये r। इसको हमने एक्सियल पोजीशन में x का डिस्प्लेसमेंट दिया, तो नई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस चार्ज से, ये हो जाएगी r माइनस एक्स। और इस चार्ज से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r प्लस एक्स। अब जरा फोर्सेस देखो कितने किस तरीके से आ रहे हैं। तो इस 1 वाले ने जो फोर्स लगाया, कैसा लगाया, अट्रैक्टिव फोर्स, ये पॉजिटिव, एसएचएम भी नहीं होगा। 1 वाले ने क्या किया, रिपेल किया F1 से, 2 वाले ने क्या किया, रिपेल किया F2 से, और F2 की वैल्यू क्या आ रही थी, ग्रेटर देन F1 आ रही थी। जरा देखो कितना आ जाएगा, F1 इक्वल टू लिखा जाए तो K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R प्लस एक्स स्क्वायर। F2 आ जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R माइनस एक्स का स्क्वायर। तो नेट फोर्स यानी रीस्टोरिंग फोर्स लिखेंगे तो F रीस्टोरिंग इक्वल टू काइनेमेटिकली माइनस साइन क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1। वैल्यूज इनकी सब्स्टिट्यूट करते, तो थोड़ा डायरेक्ट लिख रहे हैं, तुम लोग भी देखो इसको। 1 अपॉन F2, R माइनस एक्स स्क्वायर, R प्लस एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो क्या डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। न्यूमरेटर में देखो, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। ओपन ब्रैकेट करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2rx, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx, माइनस प्लस 2 यानी क्या हो जाएगा, 4rx। और ये काइनेमेटिकल जो माइनस साइन लगा हुआ था, माइनस साइन। अब बात आ रही स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए एसएचएम में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो, तो हमने एज्यूम किया कि x की जो वैल्यू है वो r के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, यानी x का जो स्क्वायर होगा वो मच मच लेसर देन r स्क्वायर। तो क्या इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r क्यूब 4x।
ये क्या एफ रिस्टोरिंग प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है, इट मीन्स कि ये एसएचएम होगा। ठीक है, टाइम पीरियड निकालना हो तो ये के का फैक्टर आ गया, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के कर सकते हैं। ओमेगा की बात हो, ओमेगा इक्वल टू एम बाई के नहीं। अब नेक्स्ट आता है जो सेकंड वाला केस था, उसमें क्या बात कर रहे थे, कैपिटल क्यू और यहां पर चार्ज था माइनस क्यू, इसको डिस्प्लेस कर रहे थे, ये आर ये आर। तो यहां पर जब जाएगा नेगेटिव तो क्या इधर फोर्स लगेगा और इधर लगेगा, और दोनों के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो सेम होंगे। कितना आ जाएगा, एफ इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर एक्स ये पता होगा। ये एंगल थीटा है तो सिमेट्री से ये भी एंगल थीटा है। अब जरा इसके कंपोनेंट्स करते हैं। देखो एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, इसका एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, साइन वाले कैंसिल आउट हो गए। नेट फोर्स जो मीन पोजीशन के अराउंड आ रहा है, एफ रीस्टोरिंग इक्वल टू माइनस टू एफ कॉस थीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, अप्रोक्सीमेशन लेना है, टाइम निकल के आ जाएगा इसमें। तो 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू बताओ जरा कितनी हो जाएगी ट्रायंगल से। एक्स का डिस्प्लेसमेंट बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा माइनस 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स। अप्रोक्सीमेशन ये हट जाएगा, प्रोपोर्शनल है यानी हमारे पास एसएचएम हो सकता है। अरे होगा ना, केवल इस न्यूमेरिकल में अगर हम x का जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेस ना लें तो ये सारे मोशन कैसे हो जाएंगे, पीरियोडिक होंगे, ऑसिलेटरी होंगे, लेकिन एसएचएम नहीं हो पाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या ये कंडीशन दे रखी है। सपोज ये नहीं दे रखा है तो किस तरीके से क्वेश्चन बोल सकता है, तो ये आर है ये आर है, इनको बोला जाए कि आर का ही डिस्प्लेसमेंट दिया जा रहा है। तो अब ये कंपैरिजन में आ गया, इट मींस पीरियोडिक होगा, ऑसिलेटरी होगा, लेकिन एसएचएम नहीं होगा। पीरियोडिक होगा तो टाइम की बात हम लोग कर सकते हैं ना, लेकिन एसएचएम पढ़ रहे हैं तो एसएचएम की बात नहीं होगी। बात समझ में आई भाई, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एसएचएम क्या है। इसी बात को हम लोग रेगुलर क्लासेस में पढ़ते हैं और लिखते हैं तो बहुत सारा टाइम लगता है। अभी केवल ये रिवीजन है, आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं तो बस इसको देखते जाना है। इसका फोटो ले सकते हैं वो ठीक है, वो भी नीड नहीं है बिकॉज सारे नोट्स अवेलेबल हैं पहले से। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि या क्या ये लेस है या क्या ये ग्रेटर है, इस तरीके के आपको 2-4 न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। तो ये हो गया प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एसएचएम। फोर्स कर लोगे ना भाई, तो अब आपका वर्क है मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 2 3, बिगनर बॉक्स आपके 1 2 3 सारे हमारे। हाँ ये बात है, तो उसमें लिखा हुआ है पहला, तो एक्सरसाइज 1 में चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन, कूलम्स लॉ, तो वो दोनों सेगमेंट आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये देखोगे कि आप केवल उसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहे हैं या कुछ ऐसा होगा, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं, तो आप उसे सॉल्व करिए और जो नहीं आए यहीं पर उसको डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बात करते हैं अब इसको, जैसे हमने फोर्स पढ़ा है तो फोर्स में देखा कि एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है, दूसरा कुछ डिस्टेंस पर है और दोनों के बीच में इंटरेक्शन की वजह से एक फोर्स एक्ट कर रहा है। तो बेसिकली जो फोर्स पढ़ रहे हैं ये फील्ड फोर्स है, यानी चार्जेस पहले फील्ड बनाते हैं और फिर उस पर फोर्स एक्ट करता है। जैसे इस पर बात करें तो ये रेस्ट पर रखा हुआ चार्ज क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ा हुआ है कि जो सोर्स है वो क्या है रेस्ट पर चार्ज जो होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक वेपर ये इंटरेक्ट कर रहे हैं।
अब इसी बात को समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है फिक्स, और दूसरा हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू नॉट। अब टेस्ट चार्ज को अगर ऐसे समझिए कि ये जो चार्ज है इसकी जो फील्ड है इन लाइंस के बीच में, और इसके बाहर फील्ड कितना है, 0। तो अगर टेस्ट चार्ज को हमने यहां पर रखा है तो क्या इनके बीच में कोई फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही हम इसे इसकी फील्ड में एंटर कराएंगे तो फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो सोर्स चार्ज कैसा है। तो यहां पर फोर्स लगा, यहां पर कम फोर्स लगेगा, जैसे जैसे पास आएंगे तो फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यानी इसी से इसकी डेफिनेशन समझ में आती, regions surrounded by the charge where another charge experiences the force of attraction or repulsion is called electric field। तो ये बात आ गई इसकी डेफिनेशन पर। अब फील्ड की बात करें तो फील्ड का इंटेंसिटी जो है, मैग्नीट्यूड यहाँ पर कम है, जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे मैग्नीट्यूड क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसी को डिफाइन करने के लिए एक टर्म यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे ट्यूब लाइट है, ये इंटेंसिटी में ही तो बात करते हैं। अगर लाइट की बात करें तो बोलेंगे हाँ भाई यहाँ पर लाइट तो आ रही है लेकिन इसकी इंटेंसिटी यहाँ पर कम है, थोड़ा और आ रहे हैं, ज्यादा है, और इसके पास जा रहे हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हिसाब से समझते हैं कि इस चार्ज की वजह से इस प्लेस पर कितनी इसकी इंटेंसिटी है या कितना इसका मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड को बताने के लिए कुछ तरीके हैं, उसको जरा समझते हैं। जैसे हमारे पास एक सोर्स है Q का, ये फिक्स हो गया, और इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं। टेस्ट चार्ज क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल है, यानी इसकी वजह से दूसरे फील्ड को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डिफाइन किया जाता है, वेक्टर इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, फोर्स पर यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज लेते हैं। अगर कोई जनरल चार्ज लेंगे तो लिमिट क्यू टेंडिंग टू 0 रखना पड़ेगा। टेस्ट चार्ज है तो कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज वो अपने आप ही स्मॉल है। तो हमें यहां पर पता करना है कि फील्ड कितना होगा। तो जरा देखो, इसकी वजह से यहां पर जो फोर्स लगेगा कितना लग जाएगा, के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू, ये आ गया ई, यानी ई की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आ गया फील्ड। डायरेक्शन की बात करी जाए तो डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगा, यहां पर देखो ये पॉजिटिव हो गया तो क्या ई एंड एफ आर पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर हो गए। तो डायरेक्शन जो एफ का होगा वही डायरेक्शन ई का आ जाएगा। तो कुछ भी रटना नहीं है, अभी अब तक हम लोग एफ का डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे थे तो ई का डायरेक्शन भी उसी तरीके से निकल आएगा। अपने हिसाब से अगर क्वेश्चन लगाने हैं तो उसमें क्या करना है, सिंपली याद रखिए कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम दैट फील्ड होता है, और अगर यही चार्ज नेगेटिव हो जाएगा तो टूवर्ड्स इट हो जाएगा। इसी को समझना हो इस तरीके से तो आप क्यू नॉट रखोगे तो फोर्स रिपल्सन का लगेगा, फोर्स और फील्ड सेम हो गया। यहां पर प्लस क्यू नॉट रखेंगे तो फोर्स इस तरफ लगेगा, फील्ड इस तरफ हो जाएगा। तो जो इजी लगे उसको आपको लेकर चलना है, रटना नहीं कोई भी चीज। तो पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम दैट, नेगेटिव पर ये पॉइंट चार्ज का आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस तरीके से निकल के आता है। अगर इसका ग्राफ देखोगे आप ई वर्सेस आर, क्या इस तरीके से चेंज होगा, इनवर्स स्क्वायर के हिसाब से जो चेंज आते हैं। तो ये पॉइंट चार्ज का फील्ड हो गया। बोलो भाई फील्ड की बात समझ में आएगी, पॉइंट चार्ज का फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बातें क्या कही जा रही, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं, चार्ज की प्रॉपर्टीज है कि चार्ज जब कहीं रखा जाता है तो अपने सराउंडिंग में कुछ क्रिएट करता है। सराउंडिंग में जो मीडियम होता है, कल किसी ने पूछा था मीडियम है, मीडियम का क्या रोल रहता है। तो चार्ज यहाँ पर कुछ नहीं है, चार्ज कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही चार्ज रखेंगे तो ये क्या करेगा, फील्ड क्रिएट करेगा। अब फील्ड क्रिएट करने के लिए अगर वैक्यूम है तो ये अच्छा फील्ड क्रिएट कर रहा है, अगर कोई मीडियम हो गया, ऑयल हो गया, तो क्या फील्ड होगा तो, लेकिन इसे क्रिएट करने में दिक्कत आएगी। मतलब जो उसका मैग्नीट्यूड सपोज 10 वैल्यू का एक्सटेंड कर रहा है और मीडियम फिल कर दे रहे हैं, मीडियम अदर देन वैक्यूम हो गया, तो क्या फील्ड 10 का रहेगा, कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। तो ये दिक्कतें आती, मीडियम यही रोल प्ले करता है। तो यहां पर हम लोग अब इसको देखते हैं कि भाई वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन निकालना हो तो एम एल टी माइनस 2/80 सॉल्व कर लेंगे, अरे कर लेंगे ना। तो अब कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी ऑफ फोर्स से ही ड्राइव्ड होके आ रही है, यानी जितने भी फोर्स के न्यूमेरिकल हैं
उन पर फील्ड हमसे पूछा जा सकता है। जैसे एक स्क्वायर बना दिया, आपसे कहा जाए यहां पर फील्ड बताइए, चार्जेस हैं प्लस क्यू के रखे हुए हैं, तो क्या इस चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम दैट फील्ड आएगा और सामने वाले की वजह से टूवर्ड्स इट आएगा, यानी इधर आ गया। इधर देखो, इसमें अवे फ्रॉम दैट और इसकी वजह से क्या ये 2e का फील्ड हो गया, ये 2e हो गया 90 का एंगल। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 2f cos थीटा बाई 2 जो फॉर्मूला था, या 2√2e, या √² + जो भी तरीका हो, जो दिमाग में आए, सही आए, और उसके हिसाब से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब कोई जरूरी नहीं कि हम रटें कि ये हो ही जाता है, बहुत सारे लोग रट भी लेते हैं और आंसर देते तो हमें भी थोड़ा अजीब से लगता है, बताओ आंसर तक रटा हुआ है, अभी इसमें 2 क्यों रख दिया जाए, अब वो आंसर फेल हो जाता है। तो फिर रटने से, और वो कहीं मिल जाएगा अल्टरनेटिव में, तो अपने को लगता नहीं है कुछ जाना पहचाना है, यही होगा थोड़ा लेजीनेस आ जाती है ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते और जितना दिमाग चलाते हैं तो फिर वो दिक्कत। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जरा इसमें बताना, एक रेगुलर हेक्सागन है, क्या हो जाएगा, 1 0 नॉन जीरो। हाँ, तो यहां पर बताना है फील्ड कितना होगा, नॉन जीरो आएगा। हाँ कल इन्होंने प्रैक्टिस करी इस नॉन जीरो की कई सारे क्वेश्चन देखे, सब में नॉन जीरो आ रहा है तो क्या हो जाएगा इसमें, कल कुछ बात हुई थी कि भाई इन दोनों का फील्ड कैंसिल आउट, इनका फील्ड कैंसिल आउट, 2e का फील्ड, ये क्या है, नॉन जीरो है। कितना आ जाएगा फील्ड, अगर ए का साइड लेंथ है, क्यू का चार्ज है, तो मैग्नीट्यूड वाइज लिखा जाए तो 2kq अपॉन r², ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए साइड लेंथ के बराबर। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होते हैं और इस वजह से। अब अगर ग्राफ हमें देखना हो पॉजिटिव चार्ज का, प्लस क्यू रखा हुआ है और यहां पर माइनस क्यू है, ई वर्सेस आर ग्राफ प्लॉट करना है, तो किस क्वाड्रेंट में बनेगा। एक जनरल तो बता दिया कि भाई इस तरीके से चेंज हो रहा है, अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली कि किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव चार्ज का ग्राफ बनना चाहिए। देखो जरा फर्स्ट वाले पे, किस क्वाड्रेंट में बनेगा इसका ग्राफ। तो यहां पर आप देखोगे तो फील्ड पॉजिटिव चार्ज का क्या इस तरफ आएगा, ये पॉजिटिव है, और फील्ड अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चीज यहीं पर कम हो सकती है अपर क्वाड्रेंट में। इधर देखो यहाँ पे, इधर खड़े होंगे तो फील्ड कैसा जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, वेक्टर क्वांटिटी है माइनस में, और माइनस में फील्ड कहां पर दिख रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज का जो ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। और इसका किस तरीके से बन जाएगा, सेकंड और, तो याद भी कर सकते हैं क्योंकि ग्राफ प्लॉटिंग बताई नहीं जाती तो उसके हिसाब से, और अपने को टाइम भी नहीं वेस्ट करना, तो फर्स्ट एंड थर्ड में, और ये कैसा हो जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ में। समझना हो तो उसके लिए आप ऐसे यहाँ पर खड़े हो जाइए, नेगेटिव चार्ज है, डायरेक्शन इस तरफ होगा, इस तरफ क्या टेंड कर रहा है, अगर यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पर आ जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज है, डायरेक्शन किस तरफ हो गया, इधर, कैसा हो गया, फील्ड पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब फील्ड पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वाई एक्सिस के अलोंग है, तो ऐसे देख सकते हैं। यहीं अगर आपसे कहा जाए कि कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है, प्लस क्यू और प्लस क्यू, इनके बीच का ग्राफ बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का, तो कुछ नहीं करना है, चारों अल्टरनेटिव देखने, जो आपसे क्लोज कुछ मैच करता हुआ दिख जाए उसी को टिक करना है। तो प्लस चार्ज का जो ग्राफ हमने पढ़ा हुआ है किसमें, फर्स्ट एंड थर्ड में, इसका किसमें हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड में। इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो इससे मिलता जुलता जो फील्ड हो जाएगा वही आपका आंसर। नेक्स्ट अगर इसी में इसका फर्स्ट, थर्ड, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड में, और ये किस में आ जाएगा, फोर्थ में आ जाएगा। अगर ये चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर ये कट करेगा, और अगर इनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड में ये Q1 है, Q2 है, और Q1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाए, Q2,
तो क्या ये जो पॉइंट है जो मिड पॉइंट पे है, अब ये यहां ना होके इधर थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। तो प्लॉटिंग फिर से नहीं करनी, रिलेटिवली आपको चारों ऑप्शंस में बेस्ट सेलेक्ट करना है। अब एम ये नहीं है कि हमें कितना आ जाए, आ तो गया ही है, कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल पढ़ा हुआ है वो, लेकिन अब क्वेश्चंस में ये नहीं देखना है, ये देखना है कि हमारा टाइम किसमें कम लगे। तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। अब जरा कुछ क्वेश्चंस हैं और थ्योरी पर आ जाएं। जैसे दो चार्जेस यहाँ पर रखे हुए हैं, क्यू और क्यू के सिमिलर, इस चार्ज से इधर चल के आ रहे हैं, तो आपको बताना है फील्ड का नेचर। फील्ड फर्स्ट इंक्रीज हो रहा है देन डिक्रीज हो रहा है, फर्स्ट डिक्रीज हो रहा है देन इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। ये चार ऑप्शंस बन के आ गए। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? दो चार्जेस हैं, इनके बीच में फील्ड के बारे में हमें कमेंट करना है कि फील्ड बढ़ रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या बोलेंगे भाई? फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, और एक ही ऑप्शन है ये तो, फर्स्ट। मतलब कॉन्ट्राडिक्ट करता हुआ आंसर आ गया, पहला वाला था फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, आंसर भी बना हुआ है बोर्ड में। इसी वजह से ग्राफ बनाए गए कि ग्राफ की हेल्प से इसका आंसर हम कम टाइम पे बिल्कुल ऐसे सामने बता सकते हैं। तो जरा देखो, दोनों पॉजिटिव हैं, फील्ड क्या हो रहा है? कम हो रहा है, कम हो रहा है। क्या कंटिन्यूसली डिक्रीज होता हुआ आ रहा है? तो हमें चारों ऑप्शंस में टिक करना है। तो क्या फील्ड लगातार कम होता हुआ आ रहा है? अरे आ रहा है। इस तरीके का अरेंजमेंट हो तो फील्ड पहले कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है। समझ में आई बात? तो पेन भी नहीं चलाना, और इस ग्राफ का इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट। अब न्यूट्रल पॉइंट, नल पॉइंट, इस तरीके से नाम आते हैं। यहां से मैग्नेटिक में भी आता है इसी तरीके का। वहां बी एच को लेके हम लोग न्यूट्रल पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर जो फील्ड है, फील्ड के बेसिस पर न्यूट्रल पॉइंट, यानी न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट जहां पर फील्ड की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो। यानी हमारे पास दो चार्जेस हैं, क्यू और क्यू टू के, देखो डी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। हमें बताना है न्यूट्रल होगा, दोनों आइडेंटिकल हैं नेचर में, अनलाइक चार्जेस हैं क्यू वन और क्यू टू, और Q1 इज ग्रेटर देन Q2 हो गया। क्या कुछ समझ में आ रहा है कि ये कुछ कहीं पड़ा हुआ है? फोर्स में जो पड़ा हुआ है ना, फोर्स के जितने भी न्यूमेरिकल हैं सारे कन्वर्ट करे जा सकते हैं इस पर। तो कुछ भी नया नहीं है, और ज्यादा इस पर कुछ क्वेश्चंस भी नहीं करने, क्योंकि वही सारे क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूला केवल अलग आ रहा है। जरा इसमें देखो, कहां पर हो सकता है फील्ड जीरो? तो हम बोलेंगे छोटे वाले चार्ज के पास। और पढ़ा हुआ है कि लाइक चार्जेस है, तो भाई यहाँ कहीं हमने एक्स की डिस्टेंस ले ली, है कितना हो जाएगा? डी माइनस एक्स। इसकी वजह से फील्ड आ गया E2 का इस तरफ, इसकी वजह से फील्ड आ गया E1 का इस तरफ, और दोनों अगर इक्वेट कर देते तो E1 इक्वल टू E2। E1 कितना हो जाएगा? के क्यू वन अपॉन डी माइनस एक्स का स्क्वायर, और के क्यू टू अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी एक्स अपॉन डी माइनस एक्स इक्वल टू अंडर रूट Q2 अपॉन अंडर रूट Q1। सिंप्लीफाई करेंगे फिर से वही बात है, यहाँ पर 9e 6e 9e 25e 16e करके आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अपोजिट नेचर के हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक प्लस एक माइनस, इसके बाहर निकल के आ जाएगा। फिर क्वेश्चंस ही है ये, और क्वेश्चंस ही आपको लगाने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अब फील्ड पर एक नए टाइप, अभी तो पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे, आइसोलेटेड या सिस्टम ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं। जैसे यहां पर सुपरपोजिशन की बात करी जाए तो क्या बोलेंगे? अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो नेट फील्ड निकालना है, तो इंडिविजुअल फील्ड्स का हम लोग क्या करेंगे? वेक्टर सम अप करेंगे, तो नेट फील्ड पता हो जाएगा। नया चार्ज कोई इंट्रोड्यूस करेंगे तो नेट फील्ड पर चेंजेस आएंगे, इंडिविजुअल फील्ड चेंज नहीं होंगे। अब पॉइंट चार्जेस ना होकर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहीं दे रखा हो, जैसे रॉड है या पेन है, ये इसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है। तो पेन है, लेंथ की अबाउट बात करेंगे। ये बोर्ड है, इसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया जा रहा है, तो यहाँ पर सरफेस इन्वॉल्व है।
या सॉलिड स्फीयर की बात करें, नॉन कंडक्टिंग बॉल हो गया, उसको अगर हमें चार्ज करना है तो वो हो जाएगा नॉन कंडक्टिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज ऑब्जेक्ट हो उनके थ्रू फील्ड की कैलकुलेशन किस तरीके से करी जाती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए कुछ पैरामीटर हैं जो डिफाइन करे जाते हैं, उनके बेसिस पर हम लोग बात करते हैं। तो जब कभी भी लेंथ की बात आएगी तो हम लोग यूज करेंगे लैम्डा, सरफेस की बात करेंगे तो सिग्मा, और वॉल्यूम की बात करी जाएगी तो रो। ये क्या होता है? लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गया, ये क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट एरिया, और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। यूनिट वॉल्यूम पे कितना है यूनिफॉर्मली चार्ज है, हमें जिस वॉल्यूम पे पता करना होगा उसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल चार्ज मालूम चल जाएगा। जैसे आपसे बोला जाए एक रॉड है और इस पर जो लैम्डा दे रखा है 5 कूलम पर मीटर है, और इसकी लेंथ दे रखी है 10 मीटर की, चार्ज बताइए कितना हो जाएगा? है ना इजी, मतलब कि लेंथ के अबाउट देखना है, इस लेंथ पर देखना है इस ना, हाँ इतने सेगमेंट पर ही बताना है। ये 2 मीटर की लेंथ है तो केवल इतने सेगमेंट का भी चार्ज पता चल सकता है, अरे चल जाएगा ना। सिमिलरली अगर डिस्क की बात करी जाए, डिस्क को हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है और सिग्मा की सरफेस चार्ज डेंसिटी है, आपसे बोला जाए डिस्क पर बताइए कितना हो जाएगा, आर रेडियस का डिस्क है, कितना चार्ज हो जाएगा? सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर यहीं पर एक स्मॉल आर डिस्टेंस पर डी आर थिकनेस का अगर एक एलिमेंट कट किया जाए और आपसे बोला जाए इस छोटे से एलिमेंट पे कितना चार्ज डिपॉजिट होगा, तो क्या हम लोग लिखेंगे डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू इस डिफरेंशियल लेंथ का एरिया? कितना हो जाएगा लेंथ एरिया इसका? तो जब कभी भी ये आएगा तो आपको क्या करना है, इसको अलग करना है, कट करके जब स्ट्रेट करेंगे एक छोटा सा रेक्टेंगल बन के आएगा, इसकी लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर, विड्थ हो जाएगी डी आर, और रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है 2 पाई आर डी आर। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से सॉल्व करते हैं, आगे जाके जब कभी क्वेश्चंस आएंगे वो नहीं आएगा कि माइनस करें फिर इसका ये करें, सिंपल सा कट करके स्ट्रेट करेंगे तो एक स्ट्रिप बन के आ जाएगा और ये रेक्टेंगल के फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट देखो, वॉल्यूम की बात करी जा रही है, तो वॉल्यूम में क्या हो गया? सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग, आर रेडियस का है, वॉल्यूम कितना होता है इसका? 4/3 पाई आर क्यूब। तो किसी भी जगह पर इसका इसका पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, तो इसके वॉल्यूम से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हमें न्यूमेरिकल फाइंड आउट करना है। अब जैसे आपसे बात करी जाए कि एक रॉड है जिस पर लैम्डा की लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी और हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड पता करना है कितना होगा, तुमने एक रॉड बना लिया ये एल लेंथ का, और यहां से डी डिस्टेंस पर फील्ड निकालना है, लैम्डा की लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अब इसे पॉइंट चार्ज मान सकते हैं? नहीं मान सकते, तो लेंथ ही है और ये सारा कुछ ऐसा डेटा गिवन होता तो एक बार सोचते भी कि लेंथ के कंपैरिजन में वो पॉइंट है कितनी डिस्टेंस पर, तभी तो मानते हैं ना पॉइंट चार्ज। देखो जरा इसे क्या करेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट्स के हिसाब से आप देखो, अगर ये छोटा सा एक एलिमेंट है तो क्या इसकी वजह से फील्ड डी का बन रहा होगा, फिर इसके एलिमेंट की बात करोगे फर्दर डिवाइड करते जाओगे तो अलग अलग एलिमेंट्स की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? चेंज होती जा रही है, फील्ड भी है, तो हम लोग डायरेक्टली सम अप तो कर नहीं सकते, क्या करना पड़ेगा? कैलकुलस का यूज करना पड़ेगा। तो कैलकुलस के लिए जो तरीका है वो क्या है, यहां से एक्स डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे, यहां पर चार्ज कितना आएगा? dq का, इस dq चार्ज की वजह से यहां पर जो फील्ड आना चाहिए वो आएगा d, और वो कितना हो जाएगा? k dq अपॉन एक्स स्क्वायर। dq चार्ज लिखना हो तो dq कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू dx, इस छोटे से डिफरेंशियल लेंथ पर कितना चार्ज आ रहा है? dq लैम्डा इंटू dx। तो यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, k लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हमारे पास टोटल फील्ड पता चल जाएगा। लिमिट बताइए इंटीग्रेशन की क्या हो जाएगी, यहां से d, d प्लस एल, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/x² का कितना हो जाएगा? 1 -1/x या -1/x³ x की पावर n dx।
अरे ऊपर ले जाएंगे, -2 प्लस 1 अपॉन -2, तो 1/x आ जाएगा इधर। समझ में आई बात भाई? तो हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब सन्नाटे में बिल्कुल चले गए। कैसा आंसर है इसका? नॉन जीरो आया कि नहीं आया? ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन है अपने पास जिसके आंसर नॉन जीरो हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, हम लोग ढूंढते रहते हैं कि केवल जीरो वाला ही मिले। तो जीरो वाले क्वेश्चन, जीरो वाले में क्या होता है, एफर्टलेस क्वेश्चन होते हैं। एक मेंटेलिटी होगी कि हाँ जीरो आना है, और थोड़ा ऑप्शन में भी दिख रहा है, अब क्यों सॉल्व करें, देखें जीरो कैसे आता है। तो एक आर्क है जो थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, लैम्डा की लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इस पॉइंट पर हमें फील्ड बताना है कितना होगा। तो इसका हम लोग फॉर्मूला देखते हैं और उसके एप्लीकेशन, मतलब क्वेश्चंस कई सारे कर लेते हैं अलग अलग तरीके से। कितना हो जाएगा? 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा अपॉन 2, ये आ गया फील्ड। और ये पॉजिटिवली चार्ज है तो फील्ड क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर के, बाइसेक्टर से अवे फ्रॉम दैट आएगा। नेगेटिवली चार्ज होता तो क्या आ जाता, बाइसेक्टर की तरफ आता। तो इसके हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए, जो क्वेश्चन आए हुए हैं अब उन पर बात कर लेते हैं। ये प्लस लैम्डा है, यहां पर फील्ड बताइए कितना आ जाएगा। 180 डिग्री का एंगल हो गया, अरे हो गया ना। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम दैट फील्ड कितना हो जाएगा यहाँ पे, 180 91 यानी 2k लैम्डा बाई आर हो जाएगा। अगर इसी में ये प्लस लैम्डा हो जाए और यहां पर माइनस लैम्डा, यानी 1/4 पार्ट जो है उसको हमने पॉजिटिव और इसको नेगेटिव किया। अब बताना है कि फील्ड कितना हो जाएगा ओ पॉइंट पर। तो इसको दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक करके फॉर्मूला यही अप्लाई करना है भाई, यहां से यहां तक तो कंटिन्यूअस है सेम नेचर का। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस जगह पर जो फील्ड आएगा अवे फ्रॉम दैट कितना, 2k लैम्डा बाई आर साइन 90 45 1/√2, 1/√2 यानी √2। बोलो भाई बात समझ में आई? उसी फॉर्मूले में यहां पर देखो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड आएगा वो किस तरफ आ जाएगा, टूवर्ड्स इट, बाइसेक्टर से। कितना मैग्नीट्यूड आएगा, क्या यही आ जाएगा, 2k लैम्डा बाई आर। क्या ये दोनों 90 पर है? तो या तो आप 90 के हिसाब से कर लें, या इसको देखो कि एक का कंपोनेंट लेंगे इधर आ जाएगा, इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलरली क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। या फिर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और ये एंगल पर है तो बाइसेक्टर से इधर आता है, और कितना आता है, 2f cos थीटा बाई 2, जो पुराना वाला फील्ड के लिए बताया था। तो या तो कंपोनेंट से करें, इसका कितना आ जाएगा यहां से, √2k लैम्डा बाई आर 2 साइन 45, 1/√2, और इधर आ जाएगा √2, तो कितना आ जाएगा, क्या गड़बड़ हो रहा है, 2f cos थीटा, cos भी होगा तो 45, 2f cos 45। अरे फॉर्मूला होता है ना भाई, 2f cos थीटा बाई 2। तो ये कितना हो गया, 90 45 1/√2। अच्छा 1/√2, √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2k लैम्डा भैया। यानी सेम नेचर का दे रखा हो तो अलग तरीके से, अपोजिट का इस तरीके से दे रखा है तो ऐसा। अगर इसी में कुछ ओ पॉइंट पर हमें फील्ड बताना है कितना आ जाएगा। 120 120 120।
तो इस पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड आएगा बाइसेक्टर से अवे फ्रॉम दैट आएगा, अरे आएगा ना। इसका जो फील्ड आ जाएगा वो टूवर्ड्स इट आएगा, और इसका जो फील्ड आएगा वो अवे फ्रॉम दैट आएगा। क्या चार्ज डेंसिटी सेम होने की वजह से जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए? अब जरा देखो, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल है 120 का, तो जो इनका और इनका रिजल्टेंट आएगा वो इधर आ जाएगा। नेट आंसर कितना जाएगा? 2e। ई तो पता चल गया, अब ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वही पुराना 2 के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। अल्फा की जगह पर क्या रखेंगे? 120 रखेंगे और उससे आ जाएगा। बोलो भाई, बात समझ में आई कि ये किस तरीके से सॉल्व करे जाते हैं? अब इसी में अगर लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल दे दी जाए, और फिर पूछा जाए कि भाई बताइए कितना फील्ड आ जाएगा, तो एक इंटीग्रेट वाला भी कर लेते हैं, इंटीग्रेट करने का। कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, जितने भी फंक्शंस हो सकते हैं वो मैथ्स में उलझना होता है। फिजिक्स की बात करी जाए तो हमें तरीका देखना है कि वेरिएबल लीनियर चार्ज डेंसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करे जाते हैं। तो ये आर का रेडियस हो गया, यहां पर हमें फील्ड बताना है। तो इसके लिए क्या करना है? थीटा एंगल पर डी थीटा सबटेंड करने वाला एक छोटा सा एलिमेंट कट करना है, इस पर चार्ज होगा डी क्यू का। अरे यही तो किया जाएगा ना भाई। भाई फॉर्मूले की बात की जाए तो फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, कर नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा? छोटे एलिमेंट्स का अलग देखो, क्योंकि लैम्डा ही चेंज कर रहा है। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखना है, लैम्डा अगर कांस्टेंट है तो ही हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अदरवाइज फिर यही तरीका है। इसकी वजह से जो फील्ड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? डीई का फील्ड, और कितना आएगा? के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डी क्यू का चार्ज कितना लिख देंगे? लैम्डा इंटू इसकी लेंथ, छोटा सा एलिमेंट है, डीएल की लेंथ है, लैम्डा। डीएल को चेंज करना है हमें थीटा के टर्म में, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी डी थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यानी डीएल की वैल्यू क्या रख सकते हैं? आर डी थीटा। अब लैम्डा जो भी दे रखा हो उसको आप यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, लैम्डा नॉट कॉस थीटा आर डी थीटा, और ये वैल्यू यहां रखेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक? अरे 0 से पाई हो गया कि नहीं हो गया? पूरा आर की तो कवर करना है, और बाकी ये प्रोसेस। ऐसे क्वेश्चंस आते कम है, क्योंकि उनको पता है कि अब हम आसान सा ही क्वेश्चन देते हैं, उसी को बच्चे गलत कर देते हैं, तो इतना टफ क्यों दिया जाए। नहीं। तो अभी तक जो भी आ रहे हैं कांस्टेंट लैम्डा को लेके सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इनकी फ्रेमिंग अलग तरीके से कर दे रहे हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ ऐसे रख दिया, यहाँ वाई हो गया, यहाँ एक्स हो गया, फील्ड बताइए, फील्ड में डायरेक्शन भी जोड़ दी गई। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अरे भाई, बात समझ में आई? क्या प्रोसेस है, आप उसको सॉल्व करेंगे। लिया गया? नहीं पढ़ा, वो कमी आज क्वेश्चंस कहाँ करे इतने सारे। कुछ नहीं किया। अब रिवीजन का मतलब है आपके नोट्स में जितनी सारी चीजें लिखी हैं वो सारी बोर्ड के सामने हो, और आप घर में जाके उस दिन क्वेश्चन उसके लगाएं, ये मीनिंग है। रिवीजन का बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम उसी वे पर एक एक चीज बताते हैं। रिवीजन का क्या मतलब हुआ भाई? तो क्वेश्चंस अगर आप लगा रहे हैं तो सच में आप अपनी तरफ से भी रिवीजन कर रहे हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी पॉइंट चार्जेस और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस जो न्यूमेरिकल आते हैं, इस पर बेस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आता है रिंग की वजह से फील्ड कितना होता है। एक चार्ज रिंग है, उसकी एक्सिस पर फील्ड कितना आएगा? ये तो आर्क हो गया। तो हमने एक रिंग बनाया हुआ है यहाँ पे, और लैम्डा की लीनियर चार्ज डेंसिटी है। कभी कभी लैम्डा पर आंसर क्वेश्चन आते हैं, कभी क्यू पर आते हैं, तो लैम्डा और क्यू के कन्वर्जन कैसे कर लेंगे? लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन 2 पाई आर, इसका ये एक्स डिस्टेंस जो है एक्सियल डिस्टेंस है, और हमें इस पॉइंट पर बताना है कि फील्ड कितना हो जाएगा।
बोलो भाई कितना फील्ड आएगा, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर, अरे बोलो। अब इसमें आप नियर पॉइंट्स, फार पॉइंट, सेंटर की बात कर सकते हैं कि कितना फील्ड आएगा। तो जैसे अगर हमसे पूछा जाए सेंटर पर फील्ड कितना होगा, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो E की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, क्या के क्यू, नहीं कुछ नहीं, 0 ही आ गया, न्यूमरेटर पर ही रखा हुआ, देखो 0 आ गया। बहुत देर से हम लोग नॉन जीरो आंसर ढूंढ रहे थे कि कुछ मिले, और यहाँ फाइनली अब 0 आ गया। अगर लेस देन बात करें, लेस देन आर की और ग्रेटर देन आर की, या इस तरीके से नियर पॉइंट्स, फार पॉइंट्स और सेंटर, तीन तरीके का इसमें क्वेश्चंस बनते। तो नियर पॉइंट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा होगा, देखो जरा नियर पॉइंट्स के लिए, क्या एक्स स्क्वायर इज मच मच लेसर देन आर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें अगर लगाया जाए क्वेश्चन में, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन, कॉमन लो जरा क्या आ जाएगा, आर की पावर 3, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अरे ये आएगा ना, बोलो भाई। तो क्या यहाँ पर जो चेंजेस लेके आ रहे हैं एक्स अपॉन आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ पे, अरे ऊपर लेके जाएंगे इसे, बोलो भाई। तो 1 प्लस एक्स की पावर एन क्या लिखते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के थ्रू, 1 प्लस, अरे 1 प्लस एक्स की पावर एन क्या हो जाएगा, 1 प्लस एन एक्स, तो 1 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहां पर देखो क्या आ जाएगा, एक्स अगर ग्रेटर है, तो ग्रेटर होने की वजह से क्या हम लोग डायरेक्ट इसमें अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे, तो डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन आर स्क्वायर, तो आर को नेग्लेक्ट कर देंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। यानी लार्ज डिस्टेंसेस के लिए ये रिंग भी एक पॉइंट चार्ज की तरीके बिहेव कर रही है, लेकिन नियर पॉइंट्स में उसका वेरिएशन अलग है, सेंटर पर फील्ड की वैल्यू अलग आ रही है। बोलो भाई। तो ये तीन बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, और ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम बताइए कहां पर होगा मैक्सिमम फील्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो तीन बातें हो गई एक साथ में। अब देखो जरा, क्या E की वैल्यू मैक्सिमम के लिए हम लोग लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स, मैक्सिमम और मिनिमा के लिए, तो यहां से निकल के आता है एक्स इक्वल टू आर अपॉन, अरे आता है ना। अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती तो क्या इस वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करके मैक्सिमम वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं। तो पहला हो गया बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से चेंज हो रहा है, पहले तो ये फॉर्मूला, फिर बिहेवियर, नियर पॉइंट, फार पॉइंट, सेंटर, नेक्स्ट फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होना। अगर इसके ग्राफ की बात करी जाए, तो ग्राफिकल बिहेवियर कैसा आ जाएगा, तो ई वर्सेस आर, क्या यहाँ पास में ये स्ट्रेट लाइन होता है और फिर इस तरीके से ऐसे मूवमेंट आता है, अरे बोलो। क्या ये डिस्टेंस आ गई एक्स इक्वल टू आर बाई रूट टू, सिमेट्रिसिटी से उसके अपोजिट पॉइंट पे भी एक्स इक्वल टू आर बाई रूट टू मिलना चाहिए। पास वाले पॉइंट्स पे अगर आप देखोगे तो इसका स्ट्रेट लाइन कर्व है। तो क्वेश्चन में और एक तरीके का एसएचएम को मिलाते हुए पूछ सकते हैं कि अगर एक छोटा सा चार्ज है माइनस क्यू, इसको एक्स का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देते हैं, वो x जो है वो r के कंपैरिजन में क्या है, स्मॉल है, तो क्या ये एसएचएम परफॉर्म करेगा। तो जरा सा डिस्प्लेस करेंगे तो क्या इस पर फोर्स इस तरफ लगेगा, ये वापस से भगेगा, क्या ये ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देगा, और ऑसिलेट करेगा, तो एसएचएम की बात करिए, वो पुराना जो पढ़ा हुआ है उसका भी यूज करते जा रहे हैं और कुछ नई बातें भी आ रही हैं। तो इस तरीके से हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर सकते हैं। और इस पर अगर बात करी जाए क्वेश्चंस की, तो ऐसा पूछ सकते हैं आपसे, कितनी डिस्टेंस पर फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू का इतना हो जाएगी, या 1/8 हो जाएगी, 1/27 टाइम्स हो जाएगी, तो क्या करना है, बेसिक फॉर्मूला है, अरे है ना। तो यहां पर केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट, मतलब ओवरऑल बात करी जाए तो इसको देखो, तो फॉर्मूले के हिसाब से देख रहे हैं तो केवल और केवल कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन सकता है जो हमारा टाइम लेगा। वो टाइम 2 मिनट भी हो सकता है, क्योंकि जब कभी स्क्वायर करते हैं, अंडर रूट करते हैं, तो टाइम इसमें लगता है, और खास करके तब जब न्यूमेरिक डेटा हमारे पास गिवन हो। तो ये बातें, अरे ठीक है ना भाई। तो नेक्स्ट आते हैं, ये तो हो गया आपका रिंग की एक्सिस पर फील्ड, मैक्सिमम फील्ड, नियर पॉइंट फील्ड।
और सारे क्वेश्चंस खूब सारे लगे होंगे आप लोगों के नोट्स में, ग्राफिकल हो गए, ऑनलाइन कराया हुआ है। फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस एक आर्टिकल है, वैसे तो ये रटा हुआ होता है सभी को, मैग्नेटिक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो सारी बातें हुई, चलो एक बार रिवाइज करते हैं। फील्ड लाइंस, पहला बोलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो रही है, यहां से ओरिजिनेट हो रही है और कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी। नेगेटिव चार्ज है तो क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रही है इनफाइनाइट से इस तरफ। पॉजिटिव नेगेटिव रखा हुआ है तो प्लस से निकल के माइनस पे जा रही है। क्या ये इंटरसेक्ट कर सकती है, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो टेंजेंट हो जाएंगी, यानी दो फील्ड पॉसिबल नहीं है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, बट आगे जाके ईएमआई में देखोगे तो वहां पर क्लोज लूप बनाता हुआ हमें फील्ड इलेक्ट्रिक का दिखता है। तो जब तक ये ना बोला जाए कि फील्ड स्टैटिक चार्ज के थ्रू है, तब तक आपको आंसर देना है फील्ड ड्यू टू स्टैटिक चार्ज कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप। फील्ड ड्यू टू फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स, वो क्या करता है, वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता है, और कैसा बनाता है, क्लोज लूप बनाता है। तो अभी फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं। यहां पर कंडक्टर से क्या फील्ड लाइंस पास होती है, अगर यहां पर कोई कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट रख दिया जाए और फील्ड है तो क्या यहां से पास होंगी, क्या चेंज आएगा बिहेवियर में, तो हम ये बोलेंगे जो फील्ड लाइंस होंगी कंडक्टिंग सरफेस को क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए और इससे पास नहीं करनी चाहिए। अरे होगा ना। यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस क्या हो गया, इनके बीच का जो गैप है वो कैसा है, सेम हो, डायरेक्शन तो सेम हो ही हो चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कैसा हो गया, डायरेक्शन भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड देखो तो यहाँ पर फील्ड ज्यादा डेंस है, यानी इफेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा E1, और यहाँ पर बात करें E2 की तो क्या लिख सकते हैं E1 इज ग्रेटर देन E2 है। अरे लिखा जा सकता है ना भाई, किसी भी फील्ड लाइंस पर अगर आपको फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये इमेजिनरी कंसेप्ट है विजुलाइज करने का, जो हम लोग फील्ड फील्ड बात कर रहे थे ना कि ये चार्ज बना क्या रहा है। अब देखो पहला पहला इमेजिनरी क्या था, चार्ज को समझना कि चार्ज क्या था, तो हम बोल रहे थे फ्रिक्शन के थ्रू हीट को कोई ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर, इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करता है और क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट में जाता है, तो ये हो जाते हैं चार्ज। चार्ज समझ में आई बात, ये भी थोड़ी आधी अधूरी, दिखाई नहीं पड़ा कुछ भी, केवल ऑब्जर्वेशन पे आए। अब बात कर रहे हैं कि अगर कोई एक चार्ज रखा हुआ है तो ये फील्ड बना कैसा रहा है। बोल तो रहे थे कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में फील्ड है, यहां पर फील्ड की वैल्यू 0 है। तो इमेजनरी कंसेप्ट ऑफ विजुअलाइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फील्ड लाइंस के हिसाब से बात करेंगे। इससे क्या हुआ, थोड़ा इजी हो गया हमारे लिए समझना कि ऐसा फील्ड दे रखा है तो हम बोलेंगे कि भाई हर जगह पर जो फील्ड का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, सेम है, यूनिफॉर्म फील्ड है, तो कैलकुलेशन करना या और बड़े कंसेप्ट को समझना आसान रहता है। जैसे इस जगह पर कोई एक चार्ज है, रेस्ट पर रखा हुआ है, इस जगह रिलीज कर दिया जाए तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा, Fe का कितना हो जाएगा, Q इंटू ई। अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो क्या ये स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा, अरे करेगा ना। तो एक इतने समय के बाद, टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी बताइए, मोमेंटम बताइए, काइनेटिक एनर्जी बताइए, डिस्टेंस ट्रेवल बताइए। तो अपने को क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ u की वैल्यू इनिशियल 0, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, क्यू ई अपॉन एम। अब टाइम जितना भी होगा उसके हिसाब से हम लोग ये पता कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं ना। तो ये 1D वाले क्वेश्चंस हो गए, और केवल इस तरीके का। इसी में अगर थोड़ा सा चेंज किया जाए कि यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस हैं और ग्रेविटी रखा हुआ है और इस चार्ज को यहां से रिलीज कर रहे हैं, तो क्या एक फोर्स इधर लगेगा और mg का फोर्स इधर लगेगा, QE इधर लगेगा, तो इसका पाथ पैराबोलिक हो जाएगा। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला जैसे डील करते हैं, वर्टिकल से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें रेंज पता हो जाती है। तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। मतलब जितना भी आपने 11th में वर्क पर एनर्जी तक पढ़ा हुआ है उसका यूज करके थोड़े बड़े क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं जिसमें इंटीग्रेशन ना हो, क्योंकि इंटीग्रेशन से हम सभी लोग डरते रहते हैं। डरते क्या है, मतलब मेडिकल में इंटीग्रेशन वाला पार्ट थोड़ा कम है, और जेई में इतना ही पार्ट एक्सेस में है। थ्योरी अगर दोनों जगह की बात करी जाए तो दोनों जगह कॉमन ही है, थ्योरी तो थ्योरी ही है, तो यहां पर आ जाएगा। इसी में अगर
कभी इसी टाइप के यूनिफॉर्म फील्ड पर बेस्ड अगर बात करें तो बोलते हैं एक ऑयल ड्रॉप है जिसको चार्ज कर रहे हैं, सस्पेंड किया जा रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम पे आ जा रहा है। ठीक है, अब वो ऑयल ड्रॉप कहां पर हो सकता है? यूनिफॉर्म फील्ड में, या फिर कहीं रिलीज किया जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी बताइए। तो ये सारी बातें, तो पहले हम लोग इक्विलिब्रियम वाला केस देख लेते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है और एक ऑयल ड्रॉप है जिसका मास m का दे रखा है और चार्ज q का है। इसको हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इक्विलिब्रियम पे लाना है तो कितना चार्ज देना पड़ेगा, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे, कितना फील्ड लगाना पड़ेगा, समझ गए ना? ये हर एक बात, जैसे कितना चार्ज देना पड़ेगा, तो ये एक अलग क्वेश्चन हो गया। कितना चार्ज इसको दिया जाए कि ये इक्विलिब्रियम पे आ जाए, कितने इलेक्ट्रॉन्स इससे निकाले जाएं कि ये इक्विलिब्रियम पे आ जाए, कितना एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया जाए कि ये इक्विलिब्रियम पे आ जाए। ये तीन तरीके के क्वेश्चंस आ गए। अब इसमें देखो जरा, अगर सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या mg का वेट इसका डाउनवर्ड, QE का जो फोर्स लगेगा वो अपवर्ड, और अगर इक्विलिब्रियम पे आ रहा है तो QE इक्वल टू क्या लिखेंगे? mg। और यहां से वो सारी बातें जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि भाई Q इक्वल टू क्या होता है? Ne। यहां से नंबर ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हैं। मास को ऐसे ना बोल के, चूंकि ऑयल ड्रॉप है, रेडियस दे दी जाए, डेंसिटी दे दी जाए, तो m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के हिसाब से। वॉल्यूम कितना हो जाएगा ड्रॉप का? 4/3 πr³ और यहां पर इसकी डेंसिटी आ गई। बोलो भाई, बात समझ में आई? अब इसी में अगर फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया जाए, अभी बोल रहा है कि ये इक्विलिब्रियम पर है, इसी के डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं। अब पहले ये अपवर्ड था, अब क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड। तो क्या mg भी डाउनवर्ड है और QE का फोर्स भी इधर आ जाएगा? यानी ये क्या फ्री फॉल करना चाहिए इस तरीके से? अरे करना चाहिए ना। एक्सेलरेशन क्या हो गया? टोटल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। अगर एक्सेलरेशन देखो तो कितना आ जाएगा इसमें? अरे बोलो, एम ए इक्वल टू mg प्लस QE अपॉन m का, यानी एक्सेलरेशन आ गया g प्लस QE अपॉन। अब जरा इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है? अब हम जब फ्री फॉल का केस पढ़ते थे 1D में, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते थे, तो ये फोर्स नहीं था, केवल ग्रेविटी की वजह से फॉल कर रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो क्या नया क्वेश्चन ऐसा नहीं बन सकता कि इस पर ये बताइए क्या हो जाएगा? बोलो। एसएचएम पर इसका जो क्वेश्चन है सिंपल पेंडुलम का, जो हम लोग देखते हैं कि एल लेंथ के स्ट्रिंग से अगर इसे अटैच किया जा रहा है और ऑसिलेट करा रहे हैं तो टाइम पीरियड कितना आता है? 2π√L/g का। अगर यही जहां ऑसिलेशंस हो रहे हैं वहां पर जो फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट किया जा रहा है, वो भी कैसा है? अपवर्ड। तो अब बताना है इसके टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आएंगे। तो टाइम पीरियड के हिसाब से देखो, mg डाउनवर्ड है और QE इधर आ जाएगा, तो g की जगह क्या लिखेंगे? जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा? जी इफेक्टिव mg, या ऐसे लिख दें g माइनस QE अपॉन m इज जी इफेक्टिव। अरे बात समझ में आई ना? तो क्या टाइम पीरियड कम हो गया है, ज्यादा हो गया? डिनोमिनेटर में वैल्यू कम हो रही है, यानी टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है जब फील्ड इस तरीके से रख रहे हैं। फील्ड डाउनवर्ड कर दिया जाए, टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो ये सब चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड से ही बात आ रही निकल के। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिफॉर्म का हमने यूनिफॉर्म फील्ड लिखा और उसके बाद उसके एप्लीकेशन ही कराते गए कि कहाँ कहाँ इसको हमसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से इसे पूछा जा सकता है। और ये सब क्या है? ये सारे और सारे न्यूमेरिकल हैं। क्या कर रहे हैं? केवल QE के फोर्स को रखते हुए आगे उसे सॉल्व करते जा रहे हैं। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? आज थोड़ा ज्यादा तेज पढ़ लिया हम लोगों ने, लेकिन क्वेश्चंस इतनी तेज डिस्कस करे जाते हैं। क्वेश्चंस में नहीं होता है कि अब पढ़ रहे हैं, अब बनाएंगे अभी सिंपल पेंडुलम, फिर अब इसके बाद सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चंस को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके ही ठीक रहता है। हो रहे हैं ना भाई? इसके इलस्ट्रेशन तो सारे हो रहे हैं ना? मैक्सिमम होने चाहिए, 90% होने चाहिए, 10% कोई दिक्कत नहीं है। हाँ,
ग्रेविटी फ्री स्पेस है, कुछ नहीं, ग्राफ थोड़े प्लॉट कराने काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी के साथ या डिस्टेंस का। तो आपको बताना है कि t इक्वल टू 0 पर एक पार्टिकल है, रेस्ट पर रखा हुआ है, उसको रिलीज किया जा रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। आफ्टर टी टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी? आफ्टर टी, चूंकि टाइम कम है तो इस वजह से कोई नया आर्टिकल है, वो है गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम का मतलब है शुरू भी करें और खत्म भी करें, तो कल पढ़ेंगे भी और उसे खत्म भी करेंगे। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, मोमेंटम कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इन सब की बात हम लोग कर लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले देखो जरा, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, क्यू ई अपॉन एम। टी इक्वल टू टी टाइम आपको दे रखा है, वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो क्या लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, कितना हो गया, क्यू ई अपॉन एम इंटू टी का। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी हाफ एम क्यू ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम टू टी स्क्वायर। के ई वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होना चाहिए, क्या ये पैराबोला है? पैराबोला है तो ओपनिंग अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड या डाउनवर्ड? ये बन जाता है इसका अपवर्ड। ये टी स्क्वायर है, जिसकी तरफ पावर ज्यादा होती है, पैराबोला का ओपनिंग भी इस तरीके से रहता है। ये बोल रहे हैं इस तरीके का, ये बोल रहे हैं ऐसा, और ये बोल रहे हैं ऐसा, ये 1 2 और 3। तो ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड, इसे क्या बोलेंगे? राइट साइड में ओपनिंग टुवर्ड्स राइट हो गया। तो ये तो कुछ नहीं, दो ऑप्शन बताया गया, अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो करें हाँ दोनों में कोई ना कोई तो होना चाहिए, तो अपवर्ड है या डाउन। भाई थोड़ा ये भी तो देखो, टाइम एक्सिस यहाँ पर है, और ये बताया गया कि जिसकी पावर ज्यादा होती है उसकी तरफ पैराबोला की बेंडिंग होती है। अब हम लोग ज्यादा मैथ्स में नहीं जा रहे हैं, इसी वजह से ये चीज बेसिक मैथ में बताई जाती है कि ओपनिंग चेक करनी होगी किस तरीके से हो रही, तो पावर के बेसिस पर हम लोग बात कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं ना। आपसे बोला जाए मोमेंटम का टाइम के साथ ग्राफ बताइए, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, P इक्वल टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी कितना है, क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू ई इंटू टी। क्या ये स्ट्रेट लाइन होगा? तो स्ट्रेट लाइन अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड? स्ट्रेट लाइन अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी? स्ट्रेट होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। y इक्वल टू एम एक्स लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन हैविंग सम स्लोप, तो स्लोप की बात आ जाएगी यहां पर, कितना जाएगा, और ये आपका स्ट्रेट लाइन के हिसाब से आ गया। तो ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो एक ही बात को लेकर डिस्क्राइब करे गए अलग अलग तरीके से। तो आपको करना क्या है, आप फील्ड पर भी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी। और कल 1 से किसी के पास मॉड्यूल देखो, वन टू 30 ये आपको अटेम्प्ट करने एक्सरसाइज 1 का। बिगनर बॉक्स भाई आपको करने हैं, जो नहीं है पूछ लोगे वो बता देंगे, ठीक है। क्योंकि क्लास में ना इतने लेक्चर्स हैं कि उतना सारा कुछ, लेकिन आप जो भी करोगे पूछोगे वो चीज है। 8 लेक्चर्स, 8 8